हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पेपर लिया है और उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि सब्जेक्ट आपका ये इंक्लूडेड है, MBA में भी इंक्लूडेड है, PSC में भी इंक्लूडेड है। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च एक बुक है जो कि MBA में इंक्लूडेड है और साथ ही साथ आपके MSc में भी इंक्लूडेड है। तो वहाँ पर भी ये पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो जो कि आपके जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यू देखिए, जिससे कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पहले भी हो चुके थे, अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ तो हम ये क्वेश्चन नंबर 11 तक आ चुके थे, 10 तक हो चुका था, 11th क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हम 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं वो 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा होता है? मस्ट बी ए लीनियर, वो लीनियर होना चाहिए, मस्ट बी क्वाड्रेटिक, मस्ट बी नॉन लीनियर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ अबव। तो क्वेश्चन कहता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही ये कहती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो वो आप यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती किस टाइप की है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन कहती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसे हमें जिसके साथ हमारा उद्देश्य जुड़ा हो, यानी कि जिसे हमें मैक्सिमाइज़ करना हो या मिनिमाइज़ करना हो, तो उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एंड साथ ही साथ हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कंडीशंस। ये हमारी कंडीशंस हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी उन वेरिएबल पर x1 x2 x3 जिनका ये फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उन वेरिएबल कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा, दैट रिस्ट्रिक्शंस आर का कंस्टेंट। एंड साथ ही साथ एक नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है। तो LPP हमेशा किससे मिलकर बनी होती है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से। तो इन सबको मिलाकर जो हमारी प्रॉब्लम बनती है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ़ ऑल द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड कंस्टेंट आर लीनियर। मीन्स हमारे जो प्रॉब्लम है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होना चाहिए और कंस्टेंट भी लीनियर। लीनियर मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 ये स्क्वायर, क्यूब या स्क्वायर रूट इस तरीके के नहीं होने चाहिए, सब लीनियर हो, डिग्री सभी की 1 हो, 1 पावर में हो। ठीक है। तो स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए तो दैट मस्ट बी लीनियर। अगर आपसे कहा जाए कंस्टेंट कैसी होनी चाहिए, दैट इज आल्सो शुड बी लीनियर। और अगर आपसे दोनों के लिए पूछा जाए तो वो भी आपका लीनियर होना चाहिए। तो ये आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए डीलर हैज़ ₹10,000 टू इन्वेस्ट एंड ए स्पेस स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। तो एक डीलर है, उसके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो 60 पीस को स्टोर करने का है। ही डील्स इन 2 आइटम्स, उसके पास 2 आइटम्स हैं जिनके बारे में वो बनाता है या प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट ए, आइटम बी। वन आइटम ए कॉस्ट ₹500। ए आइटम की कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज़ है एंड आइटम बी की कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है। ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाइज, वो सारे जितने भी आइटम खरीदे हैं वो उन्हें बेच सकता है। अर्निंग प्रॉफिट कितने का है? 50 रुपीज़ का एंड 15 रुपीज़ का फॉर आइटम ए एंड बी। तो ए पर आइटम पर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है और बी पर कितने का? 15 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो फॉर्मूलेट हमें करना है LPP को
दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऐसे फॉर्मुलेट करना है एलपीपी को जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज हो जाए। तो स्टूडेंट हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि जो डीलर है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़ अमाउंट है। और प्रॉब्लम में हमें फॉर्मुलेट किसके लिए करना है, हमें मैक्सिमाइज द प्रॉफिट के लिए करना है। तो अगर हमने मान लीजिए कि x1 यूनिट ए प्रोडक्ट की हमने x1 यूनिट बनाई, कितनी यूनिट, x1, और बी जो प्रोडक्ट है आइटम है उसकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, x2 यूनिट प्रोड्यूस की। तो इस तरीके से अगर हमने ए आइटम की x1 यूनिट प्रोड्यूस की है और बी आइटम की x2 यूनिट प्रोड्यूस की है स्टूडेंट, तो इन दैट केस अगर हम यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एक आइटम पर ए टाइप के आइटम पर 50 का प्रॉफिट हो रहा है। तो x1 यूनिट अगर आइटम बनाए हैं हमने तो कितने का प्रॉफिट होगा, टोटल 50 x1 ये प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बी आइटम की बात करें तो हमने बी आइटम की कितनी यूनिट बनाई है, x2। मीन्स अगर हमारा बी जो है वो बिस्किट के पैकेट है तो कितने बिस्किट के पैकेट बनाए, x2 नंबर ऑफ बिस्किट के पैकेट बनाए हैं। और उसका एक बिस्किट के पैकेट यानी कि एक बी टाइप के आइटम का प्रोडक्ट प्रॉफिट कितना है, 15 रुपीज़। तो कितना एक पर 15 का प्रॉफिट है तो x2 नंबर ऑफ आइटम पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 15x2। तो दैट इज़ हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इन दोनों का सम। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जो कि हमारा उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना है। तो इसे अगर हम जेड कंसिडर करें तो एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 50x1 + 15x2। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके पास जो स्पेस है, स्पेस जो स्टोर करने का दैट इज़ एट मोस्ट 60 पीसेस। तो स्पेस जो स्टोर करने का वो 60 पीसेस का है, यानी कि 60 से ज़्यादा पीसेस को वो स्टोर नहीं कर सकता। और हमने कितने पीसेस टोटल जो कंसिडर करिए हैं, x1 एंड x2। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे x1 + x2। और स्टोर करने की कैपेसिटी 60 की है, दैट मीन्स ये जो टोटल है दैट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 ही स्टोर कर सकता है। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट, यहाँ पर वो कह रहा है वन आइटम ए कॉस्ट हिम 500 एंड वन आइटम रुपीज़ बी आइटम बी 100। मीन्स ए आइटम जो वो बनाने जा रहा है उसकी कॉस्ट उसे पड़ती है 15 रुपीज़ एक यूनिट की। तो एक अगर यूनिट लेता है तो उसे 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसे बनाने में। तो उसके पास पैसा टोटल कितना है, 10,000 रुपये। तो 10,000 में से हमने कंसिडर करा उसने ए आइटम टाइप की उसने x1 यूनिट बनाई है। तो एक यूनिट पर 500 रुपये का कॉस्ट पड़ता है, तो x1 यूनिट पर कॉस्ट कितना पड़ेगा, कॉस्ट टोटल पड़ जाएगा यहाँ पर कॉस्ट अगर हम देखें तो वो पड़ जाएगा यहाँ पर 500 x1, क्योंकि एक आइटम पर x1 यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है। और बी टाइप के आइटम पर एक आइटम पर कितनी बनी है, 100 की। और हमने कितने बनाए, x2 यूनिट बनाई है उसकी। तो कितने का कॉस्ट बनेगा, 100x2, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। बट उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट कितना है, 10,000। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू 10,000। यहाँ पर ये अपर लिमिट आ जाएगी कि 10,000 से ज़्यादा का यहाँ पर अमाउंट वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी स्टूडेंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो प्रोड्यूस करवा रहा है वो आइटम के, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। इट मीन्स x1 और x2 जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब अगर हम देखें एलपीपी में तो एक तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और बाकी ये दो कंस्टेंट हो गई और एक ये नॉन नेगेटिविटी की रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमारी टोटल एलपीपी फॉर्मुलेट हो जाती है। 50x1 + 15x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 60 कंस्टेंट एंड 500x1 + 100x2। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसे थ्रू आउट डिवाइड भी कर सकते हैं 500 से, वो 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कंस्टेंट हमारी और थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। और ये वाली कंस्टेंट हमारी सिंप्लीफाई होकर 100 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगी यहाँ पर 5x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये हमारी कंस्टेंट बननी चाहिए। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो अब हम इसका ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या आया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा आया था
x1 प्लस 15x2 मैक्सिमम z इज इक्वल टू। तो इसमें से हमारा ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ए में तो नहीं दिख रहा z की वैल्यू, बी में ये दिख रहा है और सी में दिख रहा है। इट मीन्स बी और सी में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो अब इसके बाद हम कंस्टेंट को चेक कर लेते हैं, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 60। तो ये दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कंस्टेंट हमारी नेक्स्ट यहाँ पर थी 5x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 100। तो 5x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 100 किस में आ रहा है, 5x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 100, ये सी ऑप्शन में आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर 14 क्वेश्चन यहाँ जो एग्जाम में आया था ये इसमें डेटा रॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा 14 क्वेश्चन को। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 रॉन्ग था, 14 हमारा करेक्ट है। 14 को हम देख लेते हैं। 14 में ये कहता है कि LPP, ये LPP हमें गिवन मिनिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3, ये हमारी LPP दी हुई है। ये कंस्टेंट दी हुई है -2x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 2x1 प्लस 3x3 लेस देन और इक्वल टू 2। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 जो है वो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है आंसर में। तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो भी वेरिएबल होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है LPP को, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है कि अगर ये c इंटू एक्स की फॉर्म में लिखी जाए तो c क्या होगा, ऑप्शन हमें बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किसी भी LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो हमारा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, सारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कोई भी वेरिएबल हमारा नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर देखें, हमारे पास कोई भी मीन्स सभी वेरिएबल पर हमारी ग्रेटर दैन इक्वल टू की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 और x2 दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन में है, बट जो ये x3 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड बोला हुआ है, तो इन दोनों पर तो रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है ग्रेटर देन इक्वल टू की, पर x3 पर नहीं है। तो x3 को स्टूडेंट हम यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस पर हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या है कि x3 को हम नॉन नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसको हम x3 जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हम x3 को लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब अगर हम x3 डैश और x3 डबल डैश को हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि x3 डैश एंड x3 डबल डैश दोनों जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो इस केस में अगर ये दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है यानी कि पॉजिटिव हैं, तो x3 पर रिस्ट्रिक्शन नेगेटिव की नहीं रहेगी, अनरिस्ट्रिक्टेड ही रहेगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, क्योंकि x3 डैश और x3 डबल डैश हमें नहीं पता कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। अगर ये ग्रेटर हुआ x3 डैश और x3 डबल डैश लेस हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा, और x3 डैश लेस है और x3 डबल डैश ग्रेटर है तो ये नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ये अनरिस्ट्रिक्टेड x3 अब भी रहा, बट उसे हमने x3 डैश और x3 डबल डैश की फॉर्म में लिख लिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड को हम रिस्ट्रिक्टेड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनमें x3 को रिप्लेस कर देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या था, 14 क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। 14 क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो 14 क्वेश्चन में यहाँ पर z की वैल्यू है 2x1। तो z की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट कितनी है, z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3, ये हमारी z की वैल्यू है। तो स्टूडेंट अब हम इसे जो है वो x3 को हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो x1 प्लस x2 प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, इस तरीके से हमने लिख लिया। और ये प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन में क्या चल रही है, मिनिमम की चल रही है, मिनिमम की चल रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हम 2x1 प्लस x2 माइनस प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट।
अभी हमें प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेंगे मैक्सिमम जेड डैश, जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस जेड के, यानी कि जेड की वैल्यू में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे जिसे हम जेड डैश बोलेंगे। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2x1 -x2 -4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पर इसको अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो यहाँ पर हमारा ये क्या फॉर्म बनेगी, CX फॉर्म बनेगी, जहाँ पर C जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वेरिएबल्स की क्या बनेगी, -2 -1 x2 का कोफिशिएंट, x3 डैश का कोफिशिएंट -4, x3 डबल डैश का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर +4। और बाकी जो भी वेरिएबल आएंगे, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बाकी जो वेरिएबल है हमारे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो ऐड करने पड़ेंगे इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसे इक्वल बनाने के लिए, तो उनके कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये C जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कौन सी यहाँ पर मैच कर रही है फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो इसमें हमें C इक्वल टू मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, -2 -1 -4 4 0 0। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो -2 -1 4 0 0 ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP। इस LPP का फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। ये हमें LPP दी है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हमें दिया है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ये हमारे पास दी हुई हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हमें इसके लिए देखना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट है फिजिबल सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट पहले तो हम फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी LPP का। तो किसी LPP का फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स जो LPP के अंदर इंक्लूड है। तो इस LPP के अंदर वेरिएबल कौन कौन से इंक्लूडेड है, अगर हम ध्यान से देखें तो x1 x2 x3 ये हमारे वेरिएबल इंक्लूडेड हैं। अब इन सभी वेरिएबल्स में से हमें देखना होगा कि फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल्स की वो वैल्यू, यानी कि x1 x2 x3 की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे सारी कंस्टेंट सेटिस्फाई होती हों और नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये इक्वेशन यानी कि ये दोनों इक्वेशन और ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, ये दोनों बातें जो x1 x2 x3 की वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी वो LPP का फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्यूशन LPP का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ LPP वो कहलाता है कि जो सिर्फ हमारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता हो, नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन नहीं, सिर्फ कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता हो, वो LPP का सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर LPP के साथ 3 चीज़ें होती हैं, एक फिजिबल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन LPP का और एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन। LPP का सॉल्यूशन मतलब सिर्फ कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू। उसके बाद LPP का फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कंस्टेंट सेटिस्फाई करे प्लस सारे वेरिएबल क्या हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, नॉन नेगेटिव भी हो, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मतलब वो फिजिबल सॉल्यूशन जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मीन्स वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इन कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करती हो, नॉन नेगेटिव भी हो, बट उन ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, उन सारी वैल्यूज़ में से वो वैल्यू जिसके लिए जेड हमारा क्या आ जाए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है तो मिनिमम आ जाए, मैक्सिमम बोल रहा है तो मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट यहाँ पर हम सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो फिजिबल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन होगा, वेरिएबल की वो वैल्यू होगी x1 x2 x3 की जो कि हमारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे और नॉन नेगेटिव भी हो। तो अभी इसमें से हम चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू इनको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम x1 की जगह पे 4, x2 की जगह पर 0 और x3 की जगह पे -2 रखते हैं, क्या हमारी ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ 4 x1 + x2 + x3 तो
तीनों का सम कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। ये तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी होनी चाहिए तो सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 की जगह पे 4 रखते हैं, x2 की जगह पर 0 और x3 की जगह पे -2, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, सॉल्व करके 2 ही आ रहा है। और हमारी ये वाली बात नीचे वाली नॉन नेगेटिव यानी कि कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले एक नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, इसलिए ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। और इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इसके लिए सी ऑप्शन में चेक करें तो x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू 0 है, और अगर हम ये यहाँ पर रखते हैं तो ये नॉन नेगेटिव की तो बात सेटिस्फाई कर रही है, बट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि इनका टोटल फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 आना चाहिए, और 2 नहीं आएगा, 0 + 0 + 0, ठीक है। तो वो तो 0 आएगा और आना चाहिए हमारा 2, तो ये भी नहीं है। तो इसके बाद हम लास्ट डी ऑप्शन देख लेते हैं, तो फिर तो यही करेक्ट होगा। चेक भी कर लेते हैं, डी की x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1 रखने पर देखिए क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, 1 + 0 + 1, तो टोटल 2 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन x1 - x2 + x3, तो x1 ये 1 -x2 0 + x3 1, तो सॉल्व करेंगे वो 2 आ जाएगी, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये, और कोई वैल्यू नेगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल एट लीस्ट मस्ट वेनिश फॉर ए फिजिबल सोल्यूशन टू बी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। मीन्स किसी भी एलपीपी का कोई भी फिजिबल सोल्यूशन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होने के लिए कितने वेरिएबल हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। हाउ मैनी वेरिएबल एट लीस्ट मस्ट वेनिश, तो स्टूडेंट मस्ट वेनिश का मतलब 0 होनी चाहिए। तो अब पहले हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये अगर कोई एलपीपी है तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल जो इन्वॉल्व है, दैट मीन्स x1 x2 x3 की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे पास ये कंस्टेंट सेटिस्फाई हो और नॉन नेगेटिविटी की भी कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन। बट अगर वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात बोलेगा तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता है कि जितने भी हमारी कंस्टेंट बनी हुई हैं, जैसे कि ये हमारी कंस्टेंट है, इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में पहले काउंट करो कि इक्वेशन कितनी है। इक्वेशन हमें दिख रही है कितनी है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। तो जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन से एक्स्ट्रा हो, जैसे कि यहाँ 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 2 है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो किसी एक को 0 रखना होगा, तो उससे जो सोल्यूशन मिलेगा दैट विल बी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल, जो 0 आपने नहीं रखा है उनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा, अगर वो 0 नहीं आता है तो जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए फिलहाल तो हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर कि कितने वेरिएबल 0 होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है तो 3 - 2, इट मीन्स 1 वेरिएबल को हमें क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। इसी तरीके से यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन m है और वेरिएबल n है तो हमें ये नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए और ये हमारी हो गई इक्वेशन। तो हमारे पास कितने वेरिएबल को हमें 0 रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे और इक्वेशन 2 थी, तो 3 - 2 को, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने n और इक्वेशन कितनी है m, तो कितने को 0 रखना पड़ेगा, n - m वेरिएबल को हमें 0 रखना पड़ेगा, n - m वेरिएबल्स को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल एट लीस्ट मस्ट वेनिश फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन के लिए कम से कम कितने वेरिएबल को 0 रखना पड़ेगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा n - m वेरिएबल को। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। हाउ मैनी स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल आर टू बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी एलपीपी है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं स्टेप्स आप लोगों के लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 होता है कि आपकी एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट शुड बी मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे मिनिमम से मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम है पहला। दूसरी स्टेप होता है कि आपकी जो यहाँ पर ये जो राइट साइड में वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू 7 to 8, ये वैल्यूज़ आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव हैं तो आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाए, बट ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सेकंड स्टेप भी फुलफिल है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपको सारी कंस्टेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू में जो है वो इक्वल में बनानी है। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपकी ये जो यहाँ पर
साइन आ रहा है यहाँ पर लेस देन का आ रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू इससे लेस होगी, और लेस होगी तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये कंस्टेंट हो जाएगी 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3, और एक न्यू वेरिएबल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे x4 प्लस कर देंगे, और इक्वल टू कर देंगे 7। ठीक है, यहाँ पर x4 की वैल्यू नेगेटिव भी, वो जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव। जीरो होगी तो ये अपने आप ये इक्वल की कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, और जीरो नहीं होगी तो ये वैल्यू लेस होगी, तभी तो जो कुछ ऐड हो गया इसके बराबर बनी। तो इट मीन्स ये यहाँ पर एक नया वेरिएबल हमें ऐड करना पड़ा इसे इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये साइड लेस थी, कम थी, तो इसे इक्वल करने के लिए कुछ x4 ऐड करना पड़ा। तो ये जो वेरिएबल हम ऐड करते हैं लेफ्ट साइड इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इन वेरिएबल को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है स्लैक वेरिएबल, SLACK, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इस वाली कंस्टेंट की बात करें तो इसमें हमारा साइन आ रहा है ग्रेटर देन का, तो इसे भी इक्वल बनाना है। तो इसे इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है, तो इसे इक्वल करने के लिए कुछ घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3, और इसमें भी एक नया वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ऊपर x4 ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल x5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर का साइन है, तो और इक्वल टू का साइन फिर यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ एक नया वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लेफ्ट साइड में से इक्वलिटी बनाने के लिए, उन वेरिएबल को क्या कहा जाता है, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। तो ये सरप्लस वेरिएबल हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये वाली कंस्टेंट ही जो है, इसमें भी लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो लेस का साइन है, तो इसे भी इक्वल बनाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जिसको ऐड करा जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल। तो कितने स्लैक वेरिएबल हुए स्टूडेंट हमें इस पूरे एलपीपी में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक यहाँ पर लेस देन का साइन है इसलिए, एक यहाँ पर, तो 2 स्लैक वेरिएबल हुए, और एक ग्रेटर देन का साइन है तो सरप्लस, तो 2 स्लैक एंड 1 सरप्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 स्लैक एंड 1 सरप्लस, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ फास्ट वे में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो, एग्ज़ाम टाइम में आपका बेनिफिट तो हो ही हो, और दूसरे फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।